अब मैं राजीव जी से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात कहने के लिए आएँ। प्रोफ़ेसर राजीव गुप्ता राजस्थान के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री और राजनीतिक विचारक हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक समाजशास्त्र के प्रोफ़ेसर रहे हैं। जनवादी लेखक संघ राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। प्लीज़ प्रोफ़ेसर राजीव गुप्ता सर। हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, हाँ आ रही है सर। वेलकम सर, प्लीज़ सर। तो मनीष भाई, जनवादी लेखक संघ के सभी साथी योगेंद्र यादव, डॉक्टर यादव और दोस्तों, ये किताब मैंने पढ़ी है। सीवी यादव की इस पुस्तक को मुझे पढ़ने का पूरा मौका मिला और 188 पेज की ये पुस्तक, जिसमें 32 लेख हैं, विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर हमारा अपना ध्यान आकर्षित करती है। मैं साथी सीवी यादव को बधाई दूं कि उन्होंने अपने सभी आर्टिकल्स को इस पुस्तक में स्थान दिया है। केवल एक क्षेत्र इसमें छूटा हुआ है। मनीष बता रहे थे कि इसमें सभी क्षेत्र हैं, मीडिया के ऊपर इसमें कोई लेख नहीं है। और मुझे निश्चित रूप लगता से सर, मुझे लगता है जी सर। कि मीडिया पर इसमें एक लेख और होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिस पर कि हमारा अपना ध्यान ज्यादा जाना चाहिए, और विशेष रूप से जो कॉरपोरेट वर्तमान दौर मीडिया में। का है उस पर बात होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति से लेकर किसानों के मुद्दे पर, राज्यसभा की कार्यवाही पर, राज्यपाल की भूमिका पर, इन सब पर सीवी यादव ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। पुस्तक का चरित्र विश्लेषणात्मक है, विश्लेषण किया गया है, तथ्यों को सामने लाने की भरपूर कोशिश है, बहुत सरल भाषा में चीजों की प्रस्तुति है। लेकिन एक छोटी शिकायत है मेरे को सीवी यादव से, और वो विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षकों से भी मेरी शिकायत है कि हम कोई पोजीशन क्यों नहीं लेते हैं। कई बार ये होता है ना, पूछा जाता है कि भाई संस्कृति के महारथियों, आप ये तो बताएं कि आप किसके साथ हैं, किसके साथ खड़े हैं। तो मैं विश्लेषण तो कर देता हूं, उस विश्लेषण में मैं दृष्टि भी उधर ले जाता हूं जहां मुझे खड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा पक्ष उभर करके आएगा। अभी सीबी यादव का अपना प्रारंभ का दौर है, और इस प्रारंभ के दौर में अगर विश्लेषण और मूल्यांकन होते हैं तो मेरी अपनी पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ये कोई एक अच्छी पोजीशन लेंगे, वो पोजीशन जो विचारधारात्मक होगी, और उस विचारधारात्मक पोजीशन के साथ हम सीबी यादव को एक नए तेवर के साथ नई किताब के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं तो कि मैं जब नई शिक्षा नीति के बारे में सवाल पढ़ रहा था, इस पूरे पूरे आलेख को, आलेख तो मैंने सभी पढ़े हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति के आलेख पर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान गया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के दौर में। अ, अ, मैंने इस पर एक लेख लिखा था, क्योंकि मीडिया से हमारी कोई विचारधाराई सहमति नहीं होती है, इसलिए वहां पर वो प्रकाशित नहीं होते हैं। लेकिन मेरी पार्टी के मुखपत्र में वह लेख प्रकाशित हुआ, और मैंने कहा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी है, जो कि हाशिए पर खड़े हुए लोगों को और हाशिए पर ले जाती है। मैंने उस तर्क के साथ में एक पोजीशन लेने की कोशिश की। पोजीशन इसमें भी वही दिख रही है, लेकिन सीवी यादव ने उस पोजीशन को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है। ये चीज हमारे बीच में आनी चाहिए। एक पक्ष तो ये है। अभी योगेंद्र ने बहुत सारी बातें बताई और देश के चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया, लोकतंत्र के भविष्य को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों, एक सवाल मेरे सामने उठ रहा है, और वह सवाल योगेंद्र भाई से भी है, अगर योगेंद्र भाई अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कि जो शक्ति है, पावर स्ट्रक्चर,
वो पावर स्ट्रक्चर का ट्रुथ के साथ क्या संबंध है, सत्य के साथ क्या संबंध है। जब मैं भारत के स्वाधीनता संघर्ष को देखता हूं और स्वाधीनता संघर्ष के बाद 1975 तक के दौर को देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि शक्ति का संबंध सत्य के साथ था और जो सत्य था वही कमोबेश शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। वो गांधी ने भी किया, उसे एक बड़े हद तक नेहरू ने भी करने की कोशिश की, एक सीमा तक मिसेस गांधी ने भी किया, लेकिन बाद में जब आपातकाल आया तो स्थितियां बदल गईं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सत्य अपने आप में शक्ति है? एक सवाल तो मेरे सामने अभी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया। और इसके साथ में आज के दौर को ध्यान में रख करके मेरे सामने ये एक सवाल ये उठता है कि क्या अब सत्य को शक्ति कंसेप्चुलाइज कर रही है? जो कुछ शक्तिशाली लोग हैं, वो शक्तिशाली लोग जो कह रहे हैं वही शक्ति है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यही लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र एक सत्य है, इसे अब शक्तिशाली लोग अपने तरीके से सेक्चुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हमको करने की कोशिश करनी चाहिए और हम सब लोग उसको करेंगे। 1916-17 की सोवियत संघ की क्रांति और उसके बाद में अनेक सारे अंतर्विरोध या संशोधनवाद के चलते या अमेरिकन और पश्चिमी देशों के बड़े शक्तिशाली राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव के कारण 1986-87 के दौर में सोवियत संघ का बिखराव हो जाना, यानी करीब करीब 70 साल के बाद में सोवियत संघ बिखरता है। और भारत का लोकतंत्र भी क्या 70 साल के इस दौर के अंदर बिखर जाएगा? क्योंकि जन क्रांति तो भारत में भी थी और सोवियत संघ की भी जन क्रांति थी, तो जन क्रांति का भविष्य क्या भारतवर्ष के अंदर वही होने वाला है जो कि सोवियत संघ के अंदर हुआ था? वही ताकतें क्या किसी दूसरे शेप के अंदर हमारे सामने उभर करके आ रही हैं और हमारे जो लोकतांत्रिक ढांचे हैं उस लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं? मेरा को इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र याद आ रहा है जो कि भगत सिंह ने लिखा था राजनीतिक सवालों को लेकर के 2 फरवरी 1931 को। और क्योंकि भगत सिंह का जन्मदिन है इसलिए वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वह लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उस पुस्तक के उस पत्र में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि जब भी कोई राष्ट्र उत्पीड़कों के खिलाफ खड़ा होता है तो शुरू में उन्हें नाकामी ही मिलती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आज हम 2019-20 के इस दौर में जब 2014 के निरंकुश शासन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो फिर हर किसी को यहाँ यूएपीए के साथ जोड़ा जा रहा है, हर किसी को देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, हर किसी को अर्बन नक्सल बताया जा रहा है। कहीं योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करने की तैयारी होती है, कभी अपूर्वानंद को गिरफ्तार करने की तैयारी होती है, कभी उमा भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कभी गौरी लंकेश को जान से मार दिया जाता है। ये जो एक दौर है, इस दौर में जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर हैं और विश्वविद्यालय के बाहर हैं, उनका कहना यह है कि भाई ये तो हम चाहे कितना ही लड़ लें लेकिन ये इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि हम इनसे पार नहीं पा सकते। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, हमको इनसे पार तो पाने की जरूरत होगी और जब पार पाने के लिए एक विश्लेषण की संभावनाएं खड़ी होंगी। आनंद भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जो जरूरत पड़ेगी कि डेमोक्रेसी फ्रॉम बिलो और डेमोक्रेसी फ्रॉम एबव, जिसको अभी योगेंद्र अपनी बातचीत में एक संकेत दे गई, बुर्जुआ लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र। मुझे लगता है कि बुर्जुआ लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र के बीच का
ये जो एक अंतर है वो डेमोक्रेसी फ्रॉम एबव और डेमोक्रेसी फ्रॉम बिलो के संदर्भ में हमको समझने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए भगत सिंह और स्वाधीनता संघर्ष के जो मूल्य हैं, जिसमें गांधी का हिंद स्वराज भी शामिल है, जो गांव को व्याख्या करते करते कहीं एक रिपब्लिक की संज्ञा दे जाते हैं, उस पूरे के पूरे नैरेटिव को हमें शामिल करके और लोकतंत्र की उस व्याख्या को आगे लाना पड़ेगा। एक बात मैं और कहूं, यहाँ पर ब्रेख्ट इस वक्त बहुत याद आते हैं। ब्रेख्ट की एक कविता थी, जिस कविता में उन्होंने हम लोगों के लिए संकेत छोड़े थे। मैं उस कविता की 2 लाइन आपको बता रहा हूं। हर पन्ने पर एक जीत, किसने पकाया विजेताओं का भोजन। यानी मजदूर की तरफ इशारा। जो विजेता है वह तो वहां पर है, इतिहास में हर पन्ने पर कहीं ना कहीं वो जीत दर्ज हो रही है, लेकिन उन विजेताओं का भोजन किसने बनाया था। हर दशक में एक महान, किसने चुकाई कीमत। जो वो महान व्यक्ति था, उस महान व्यक्ति के बिल की, जिसको आप महान नेतृत्व कहते हैं ना, जो कभी मोर के साथ खेलता है, कभी और किसी के साथ खेलता है, या पहले के भी नेतृत्व रहे हैं, उनके बिल्स को किसने चुकाया। और इसमें मुझे लगता है कि हमको उस जन इतिहास को एक बार बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से, बहुत क्रिटिकल तरीके से देखना होगा। आपको ध्यान हो, आज से कुछ वर्ष पहले एक घटना मुझे याद आ रही है, जब राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर करने के लिए 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मुद्दे आए थे। और उसमें अगर आपने देखा, उसी दिन लग गया था कि लोकतंत्र का भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के काउंसलर ने जाकर के ये कहा था कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, निजता का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और उस समय के जो गुजरात के काउंसलर थे, उन्होंने आकर के ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी की जो डिमांड है वो केवल उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो कि चीजों को हाइड करने में इच्छुक हैं, जो चीजों को छिपाना चाहते हैं, वही राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। और उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उन्होंने भी उस राइट टू प्राइवेसी के रेलिवेंस को बिल्कुल नकार दिया था और कहा था कि जब देश के अंदर लाखों लोग भूखे हों, तब राइट टू प्राइवेसी की बात करना बेमानी है। आपको लगता है इन सारी चीजों के साथ लोकतंत्र के ऊपर खतरा तो उसी समय आ गया था। ये जो प्राइवेसी का सवाल है, ये जो लिबर्टी का सवाल है, ये जो फ्रीडम का सवाल है, यही तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, यही तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, यही तो हमारे लिए ह्यूमन राइट्स हैं। और जब हम इन सारे राइट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं दोस्तों, और उसमें मुझे लगता है इन तीनों के आर्गुमेंट ले लीजिए, फिर उसके बाद में वर्तमान प्रधानमंत्री के आर्गुमेंट ले लीजिए, गृह मंत्री के आर्गुमेंट ले लीजिए, रेल मंत्री के आर्गुमेंट ले लीजिए, इनके अटॉर्नी जनरल के आर्गुमेंट ले लीजिए, सबके आर्गुमेंट को अगर आप मिला लें तो हमको ये लगने लगा है कि ये कहना चाहते हैं कि सर्विलांस के बिना डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रह सकती। हमको एक निगरानी मूलक समाज की स्थापना करनी होगी, और वह निगरानी मूलक समाज ही इनके द्वारा, यानी शक्तिशाली लोगों के द्वारा परिभाषित की गई लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगा। अब वो जो निगरानी मूलक समाज है, उसके केंद्र में कौन आएगा? उस निगरानी मूलक समाज के केंद्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आएगा, उसके अंदर उमर खालिद आएंगे, उसके अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध करने वाले लोग थे वो आएंगे, उसके अंदर यूएपीए का विरोध करने वाले लोग आएंगे, वो लोग जिनके जम्मू कश्मीर में रहने वाले वो लोग जिनके साथ में जो धोखा दिया गया है उसका जो साथ देने वाले लोग हैं, उसका जो 370 का जो विरोध करने वाले लोग हैं वो लोग आएंगे, शिक्षाविद आएंगे। इन सबके ऊपर एक निगरानी मूलक जो तंत्र है उस तंत्र को स्थापित किया जाएगा। यानी जो लोग बोल सकते हैं, जो लोग असहमति जाहिर कर सकते हैं, जो लोग पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर एक बड़े
व्यापक स्तर पर बड़ी जटिल किस्म की निगरानी रखी जाएगी। इनको धीरे धीरे करके गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये देश के साथ में द्रोह कर रहे हैं, ये राष्ट्रवाद के विरोधी हैं। वो राष्ट्रवाद जिसकी व्याख्या या तो भाजपा करती है, भाजपा के सहयोगी करते हैं, या मूलतः कहा जाए कि जो आरएसएस के द्वारा सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है, उस सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की व्याख्या जो की जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर या राष्ट्रवाद के नए रूपों पर, उन सबका विरोध करने वाले, उनसे सहमति रखने वाले लोग और एक इंक्लूसिव किस्म के राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों की निगरानी की जाएगी, ताकि शक्तिशाली लोगों के द्वारा सुनिश्चित किए गए लोकतंत्र की रक्षा की जाने लगे। एक बात मैं और कहूंगा, एक लंबे समय से आप मीडिया की भूमिका को देख रहे हैं, बढ़ने में निकल करके आया है, और विशेष रूप से वह मीडिया जिसको कि आजकल की लोकप्रिय भाषा के अंदर लोगों ने गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया है, वह मीडिया हमको एहसास ही नहीं होने दे रहा है। दोस्तों, आप हर परिवार के अंदर पूछिए, अनेक सारी समस्याएं हैं। जिन समस्याओं की बात अभी योगेंद्र कर रहे थे कि यहाँ पर बेकारी की समस्या है, यहाँ पर कोविड-19 की समस्या है, आर्थिक ढांचे का पूरी तरह से बिखराव हो रहा है, किसानों के सामने समस्या आ रही है, विद्यार्थियों के सामने समस्या आ रही है, श्रमिक सुधार के नाम पर श्रमिकों के जो ट्रेड यूनियंस के अधिकार हैं उनको पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। यानी जो मनुष्य की अपनी बुनियादी जरूरतें हैं, जो जिनके लिए आंदोलन जरूरी है, जिनके लिए ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स का होना जरूरी है, इन सब के दौर में एक ऐसी स्थिति मीडिया पैदा कर रहा है जिससे कि हमको ये पता ही ना लगे कि हमारी अपनी बुनियादी जरूरतें क्या हैं। यानी मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं से उनका ध्यान हटाने के लिए आज मीडिया की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। उसने जन चेतना को वश में करने का पूरी तरह से काम किया है, और न केवल उनको जन चेतना को भ्रमित और कंट्रोल किया है, उसे डाइवर्ट करने की कोशिश की है, बल्कि कृत्रिम आवश्यकताओं को हमारे सामने उत्पन्न कर दिया है, और उसमें इसको कृत्रिम आवश्यकताओं की तरफ मोड़ने की अभूतपूर्व इनको महारत हासिल हो गई है। कभी पूरा का पूरा हॉलीवुड आ जाता है, कभी पूरा बॉलीवुड आ जाता है, कभी कुछ आत्महत्या के सवाल आ जाते हैं, और इस तरह से उन चीजों को प्रस्तुत किया जाता है कि जो हमारी अपनी बुनियादी जरूरतें हैं, जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन बुनियादी आवश्यकताओं की तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा लगने लगा है कि मीडिया की दृष्टि में स्वतंत्रता का, सभ्यता का और शिष्टता का अब कोई भी मूल्य नहीं है। जो कि लोकतंत्र के आधार हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। एक आखिरी बात मैं और कहूं, जो अब तक शायद नहीं हो रही थी, लेकिन 2014 के बाद एक बड़े पैमाने पर होने लगी है, जो लोकतंत्र के लिए मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा खतरा है, और वो है इतिहास को बदलने की कोशिश। अभी एक समाचार आया था कि कलकत्ता के अंदर जो अंडमान जेल से लगा हुआ जो कॉपर का जो वो लगे हैं, जिन पर नाम लिखे हुए हैं, उनमें से 400 नाम उन लोगों के हटा दिए गए हैं जिनका वामपंथ के साथ में या रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी के साथ कोई संबंध था। उस पूरे के पूरे प्लेट को हटा करके एक नई प्लेट वहां पर लगा दी गई है। इतिहास को पूरी तरह से बदला जा रहा है, और जो इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है वह असल में स्मृति को विलुप्त करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यानी अतीत आपको याद रहना चाहिए, वो अतीत जो शिक्षा नीति के अंदर भी है, वह अतीत जो इन लोगों के भाषणों में भी आता है। मध्ययुगीन भारत पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, सांस्कृतिक विरासत की धुरी है। स्वाधीनता संघर्ष के सभी को लगभग हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि आरएसएस और उनके सहयोगियों ने इस स्वाधीनता संघर्ष में कभी कोई योगदान किया नहीं। विकास का जो मॉडल, उसमें हमारी आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन नेहरू का जो समाजवाद के साथ में और भारी औद्योगिकरण के साथ जो विकास का मॉडल था, जो पब्लिक सेक्टर का मॉडल था, उसे पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। उनके द्वारा निर्मित की गई सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। नई संस्थाओं को निर्मित करके, नए ढांचों को निर्मित करके, और
मध्ययुगीन भारत से लेकर के और 2014 के पहले तक के भारत के समूचे इतिहास को विलुप्त करके एक नए प्रकार का इतिहास मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा जो शक्तिशाली है वह अब ये बात लोकतंत्र की व्याख्या कर रहा है, वह लोकतंत्र को परिभाषित कर रहा है। इसके खिलाफ ये सशक्त आंदोलन की आवश्यकता है, वह आप आंदोलन बिल्कुल ठीक कह रहे जो हैं। सभी बहुत सही कह रहे विचार हैं सर आप। के द्वारा मिलकर के लड़ा जाएगा। मैं बिल्कुल इन्हीं ठीक शब्दों कह रहे के हैं सर साथ आप। अपनी बात जी। खत्म कर रहा हूँ।